यहाँ पे प्रश्न नंबर 102 है। ठीक है, 101 प्रश्नों तक हम लोग कल के क्लास में अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग 102 से अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न नंबर पहला कह रहा साथियों आपका, लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा होती है वह 25 वर्ष होती है और राज्यसभा में निर्वाचित होने की जो आयु सीमा होती है यह आपका 30 वर्ष होता है। ठीक है, तो इसको याद आप लोग रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा उसे कम से कम क्या होना चाहिए साथियों, तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो न्यूनतम इस बात की जा रही है, न्यूनतम की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम जो उम्र है वह क्या है। तो संसद के सदस्य बनने का जो न्यूनतम आयु है साथियों वह 25 वर्ष है। तो देख रहे हैं आप लोग कि सारा प्रश्न दोहराया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, क्या नहीं हो सकता है प्राप्त। तो याद रखिएगा क्या वह वेदमतों का 1/3 भाग, वेदमतों का 1/4 भाग होगा, या फिर साथियों हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, वेदमतों का 1/5 भाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे साथियों उपयुक्त में से क्या होगा, यहाँ उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में बता देते हैं कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत क्या होता है साथियों, तो चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वेद मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर सकता तब साथियों क्या होता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। याद रखेगा, ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेगा, वह अपनी जमानत खो बैठता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों कम से कम कोई भी प्रतिनिधि जब चुनाव में खड़ा होता है, कोई भी पार्टियां जब चुनाव में खड़ा होती है तो उसे कम से कम 1/6 भाग वोट प्राप्त करना होता है, नहीं तो साथियों उस पर क्या लग जाता है, पेनल्टी लग जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तथा यथावत रहेगा। याद रखिएगा जो यह साथियों निर्धारण तिथि है यह आपका 2026 तक इसी तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसको अभी नहीं बदला जाएगा, यह 2026 तक इसी प्रकार से रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पे कुछ तथ्य है जिसको याद रखिएगा कि संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा साथियों अनुच्छेद 81(3) के साथियों 81(3) में संशोधन करके क्या कर दिया कि 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो था वह निर्धारण तिथि 2026 में संशोधन किया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना के आधार माने गए हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्यों के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, वह कितना है। तो याद रखिएगा 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अभी जस्ट हम आपको इस बात को बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो है संख्या साथियों वह क्या है, सदस्यों की संख्या अधिक है, किसमें, सिर्फ इंस में। ठीक है, यह ऑप्शन में। अगर यहाँ पे ऑप्शन उत्तर प्रदेश रहे तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, अभी जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में क्या होगा, तो आपका हिमाचल प्रदेश सही होगा। चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 138 से साथियों 168 से आपका 212 तक राज्य में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा। और अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा उन राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन चुनाव चुने गए अधिनियम 500 तथा न्यूनतम क्या साथियों 60 सदस्यों को मिलाकर बनेगी, इसको भी आप लोग याद रखेगा। और वर्तमान समय में सबसे छोटी अगर विधानसभा को है तो वह केंद्र शासित प्रदेश आपका पुडुचेरी हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। जबकि राज्यों में सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए राज्यों में सबसे छोटा विधानसभा वाला क्षेत्र कौन है तो आपका सिक्किम है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत का केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वह आपका पुडुचेरी हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। ठीक है, अपने तरफ से हम समझाने का पूर्णतः से कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों कि इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है जो कि 403 है। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं साथियों कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद साथियों अरुणाचल प्रदेश आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है। एक संख्या
एक समान तथा हिमाचल प्रदेश 68 सीट की सर्वाधिक क्या है साथियों संख्या है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, सारे क्षेत्र का, सारे राज्यों का जो है साथियों यह लोकसभा सीट, विधानसभा सीट, इस सबको आप लोग याद रखिएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होता है? तो याद रखिएगा इसका जो शक्ति होता है साथियों यह भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, तो आंग्ल भारतीयों को चुनने का शक्ति होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा साथियों, यह बात याद रखेंगे कि जो ये आंग्ल भारतीय हैं इसको अब चुनने के जो प्रावधान थे यह हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है यह राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, यह भी याद रखेंगे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे क्या कर दिया गया है, तो निष्प्रभावित कर दिया गया, अर्थात हटा दिया गया है। ठीक है, अभी हम आपको इस बात के बारे में जानकारी दे चुके थे। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा इसका अनुच्छेद आपको 330 हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 330। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि साथियों अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 का एक क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखेंगे इस बात को। अनुच्छेद 330 एक ख में कहा जा रहा है कि असम में स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए ग में असम के स्वशासित जिलों की अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। याद रखिएगा लोकसभा को क्या कब भंग किया जा सकता है, जब प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे भंग किया जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है जब प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की क्या होगी, सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। साथियों इसका सही प्रश्न आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जो कि अभी हम जस्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाना होगा, मतलब 6-6 माह के अवधि में आपको 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है लोकसभा में। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक जो होती है वो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, और इस प्रकार से साथियों याद रखेंगे कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। बात की जा रही है नेक्स्ट प्रश्नों की, तो याद रखेंगे कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो याद रखेंगे सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व भेजता है वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, तो साथियों उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, इसलिए साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सीटों की संख्या भी अधिक है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे तथ्यों पे अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व भेजे जाते हैं। विकल्प दिए गए राज्यों की लोकसभा के सदस्यों की संख्या अगर बात की जाए तो बिहार में आपका 40 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 सीट, और पश्चिम बंगाल में 42 सीट, और उत्तर प्रदेश में देखिए 80 सीट है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए कि आप क्रम में सजाएं तो याद रखिएगा सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर आपका मध्य प्रदेश, बिहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग समझते चलिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट प्रश्नों की, तो कह रहा है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे स्थान तीसरे दर्जे पर है? तो याद रखिएगा आपका बिहार और महाराष्ट्र जो है यह आपका दूसरे और तीसरे दर्जे पे हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कुछ तथ्य हैं, हम उसको आपको बता देते हैं। तो कह रहा है कि प्रश्नकाल के समय 3 राज्य नहीं बने थे। ठीक है, उस राज्य में क्या है, तो बिहार लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 54 था और महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया और अब इसी स्थिति जो है वह इस प्रकार है। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का 80 सीट है। ठीक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र जो कि 48 सीट है, और पश्चिम बंगाल 42 सीट है, और उसके बाद साथियों आपका
मध्य प्रदेश 29 सीट है, तमिलनाडु 39 सीट है और आपका बिहार जो कि क्या है तो 40 सीट है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा लोकसभा का चुनाव हाल ही में होने वाला है, तो अभी यह चर्चा का विषय बना रहेगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। अभी साल भर जो यह प्रश्न है साथियों चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 24 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका 1952 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे तथ्यों की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। लोकसभा का जो प्रथम आम चुनाव हुआ था यह 25 अक्टूबर 1951 से 52 को क्या हुआ था, फरवरी में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, और यह चुनाव कुल साथियों कितना हुआ था, तो याद रखेंगे 489 सीटों के लिए हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। लोकसभा का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था इसको भी याद रखिएगा, 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो ये सभी बात को आप लोग याद रखिएगा, कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन जरूर कीजिएगा पीडीएफ के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए, आप एग्जाम के से जुड़े हुए बातों के लिए हमसे जरूर जुड़ सकते हैं साथियों। आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो याद रखेंगे उनकी जनसंख्या के अनुपात पर दिया जाता है। इस बात को याद रखेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब चीज़ को समझे होंगे। देखिए एक बात आपको बता देते हैं कि आप किसी भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लेकिन पॉलिटी में कुछ गिना चुना आपका चैप्टर है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका संसद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, तो इसको आप लोग एक बार हो सके तो पढ़ लीजिएगा। अगर मुझे समय मिला तो मैं जल्द ही आपको यह टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात की जाए आगे। कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, और इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में की जाती है। तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे। तो कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कैसे, तो याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्य हैं ये 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और याद रखेंगे राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चुनाव लोकसभा का होता है तो लोकसभा भंग होता है, ना कि राज्यसभा। यह क्या होता है, तो यह 6 वर्ष के लिए होता है और प्रत्येक 2 वर्षों पर सदस्य जो है यह अवकाश ग्रहण करते हैं। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बात की जाए यहाँ पे। तो कह रहा है राज्यसभा का जो विखंडन है यह विखंडन नहीं होता है, अर्थात एक अस्थायी सदस्य है, यह याद रखिएगा। और इसके 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या करती है, तो अपने पदों की विस्तृत हो जाते हैं। और राज्यसभा के जो कार्यकाल है यह 6 वर्ष तक होता है। किस अनुच्छेद के तहत, तो 83 के 1 के तहत। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे। कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहते हैं क्योंकि याद रखेंगे इसे विखंडित नहीं किया जा सकता, इसे इसलिए क्या कहते हैं, तो अस्थायी क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। लेकिन लोकसभा को अगर पूछा जाए कि लोकसभा क्या है, अस्थायी है या फिर अस्थायी है, तो याद रखेंगे वह क्या है, अस्थायी है, क्योंकि उसका कभी भी विखंडन हो सकता है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है, तो याद रखिएगा राज्यसभा को जो भंग करने का अधिकार प्राप्त है वह आपका हो जाएगा उप राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर, 1 मिनट साथियों, सॉरी थोड़ा क्षमा चाहेंगे, उपराष्ट्रपति के पास बिल्कुल नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति के पास, सर्वोच्च न्यायालय पास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे आपका डी आंसर सही हो जाएगा। सॉरी साथियों, थोड़ा सा हम क्षमा चाहेंगे कि आपका बी नंबर बता दिए थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता। अभी हम जस्ट बोले थे और हम ही इस चीज़ को गलती कर बैठे। अभी हम ऊपर क्लास स्लाइड में आपको बताए थे कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, क्योंकि यह अस्थायी सदस्य है। क्या है, अस्थायी सदन है। और साथियों हम अभी गलती कर बैठे थे, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, लोकसभा भंग होते हैं ना कि राज्यसभा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो याद रखेंगे यह आपका 12 व्यक्ति हो जाएंगे। 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। और आप सब ये बताइएगा कि किस किस क्षेत्र में ये 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। क्या आम व्यक्तियों को चुना जाता है या फिर किसी भी मतलब किसी कह सकते हैं साथियों किसी फील्ड में इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं उनका चयन किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग कमेंट में बताइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिनमें साहित्य हो गया, आपका विज्ञान, कला, समाज सेवा और ये सभी के जो विशेषज्ञ होते हैं इनके क्या करते हैं, तो चयन किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा के चेयरमैन हैं कौन, तो याद रखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन या फिर सभापति। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष क्या होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अनुच्छेद 89(1) के
वह अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद को याद रखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपसे आर्टिकल पूछे जा सकते हैं, आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है। लोकसभा के जो भी सदस्यगण होते हैं उन सदस्यों में से ही एक स्पीकर का क्या होता है, चयन किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात की जाए यहाँ तथ्यों की, तो याद रखेंगे लोकसभा के जो स्पीकर हैं इसका निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और वर्तमान में लोकसभा के 2 अध्यक्ष हैं, वह कौन है, तो ओम बिरला हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे एम थम्बी दुरई हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए बात की जाए आगे, कह रहा है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो अभी जस्ट हम बता दिए हैं आपको कौन है, थोड़ा बताइएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आपके सामने अभी दिया गया था कौन है, तो आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, हम ऊपर के स्लाइड में अभी जस्ट बताए हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा आपका 6 महीनों का होना चाहिए, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार सत्र जो होते हैं, सत्र होते हैं, जो बैठक होते हैं, यह अंतिम बैठक और आगमानी बैठक में कम से कम पृथक बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखिएगा। और इस प्रकार 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठक अनिवार्य है, ठीक है, ये हम लोग ऊपर के स्लाइड में प्रश्न को कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है क्या। साथियों इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको सबको पता होगा कि साथियों जब भी ऐसा रहता है तो हम तथ्यों पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हम लोग तथ्य पढ़ेंगे तो आपने आप चीज़ों को समझ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तथ्य क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपका तथ्य साथियों, प्रश्नकाल और सभा पटल पर सत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल होता है, ठीक है, इस बात को आप लोग जान गए। शून्यकाल किसे कहते हैं, यह मध्य माह 12 बजे शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। संसद में शून्यकाल कब प्रारंभ होता है, तो 12 बजे के समय, इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रति दिन क्या करते हैं, तो पूर्वा 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। और याद रखिएगा इस बात को भी कि साथियों कि सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की जो अनुमति है वह कौन देता है, तो अध्यक्ष पर निर्भर करता है। वह अध्यक्ष चाहेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न नहीं, यह शून्यकाल को कहा जाता है। और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का शब्द होता है औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प क्या है, सही नहीं है। इसलिए साथियों आप लोग यहाँ पे देख लिए कि कोई भी विकल्प सही नहीं था, इसलिए हम क्या करते हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम तथ्य क्यों आपको बताएं, आंसर क्यों नहीं बताएं। बात किया जाए ना आगे की, तो कह रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। साथियों इसका सही आंसर आपका नीति या फिर कार्यान्वयन से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ तथ्य पे, तो आपको शायद समझ में ज़्यादा आएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन की जो प्रणाली है यह नीति निर्माण और क्रियान्वयन पर संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकायों में एजेंसियां द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति से संबंधित है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी अधीनस्थ विधान पर सीमित हो जाएगा, ठीक है, अधीनस्थ विधान पर समिति हो जाएगा, याद रखिएगा। बात की जाए तथ्यों की, तो याद रखेंगे संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति होती है और यह समिति कार्यपालिका को क्या करती है, तो प्रत्यायोजित विधान पर संसद का रिपोर्ट देती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस समिति का जो कार्य है वह क्या है, तो इस बात को याद रखेगा। आम आदमी पार्टी जो है यह क्या है, तो याद रखेंगे आम आदमी जो पार्टी है यह क्या है, तो क्या राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी या फिर पंजीकृत पार्टी है। साथियों यह जो ऑप्शन है यह पिछले साल का क्वेश्चन है, इसलिए इसका सही आंसर आपका ई होगा। लेकिन अब से पूछा जाए नया क्वेश्चन, तो आम आदमी पार्टी को आप सबको पता होगा हाल ही में क्या कर दिया गया है, इसे राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी गई है, ठीक है। ये हम करंट का आपको चीज बता रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए बात की जाए इस क्वेश्चन की, तो याद रखेंगे निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनके चुनाव निष्पादन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो याद रखेगा कि आम आदमी पार्टी को अब क्या हो गया है, तो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा मिल गई है। चलिए उसके बाद अगर बात की जाए आगे की, तो ध्यान दीजिएगा आगे यहाँ पे आपका प्रश्न है। चलिए बात की जाए 130 प्रश्नों की, तो देख रहे कह रहा है कि
एक सेकंड साथियों, कह रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है कब? याद रखिएगा कब होता है। तो ये प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं, कब होता है? जब साथियों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, केवल 4 ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। मतलब जानकर चलिएगा कि वैसे विधेयक संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक कब होता है? वैसा विधेयक जो राज्यसभा से और लोकसभा से, अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा को क्या है, उस पर असहमति है, अगर राज्यसभा से पास हो गया तो लोकसभा में असहमति है। लेकिन साथियों याद रखिएगा कि ज़्यादातर ऐसे विधेयक होते हैं जो लोकसभा से 100% पास हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में जाकर अटक जाते हैं। ऐसे विधेयक के लिए क्या होता है? तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक की मांग की जाती है और इसका संचालन कौन करते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा इसका बैठक बुलाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है और साथियों किसी विधेयक पर विचार करने और पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो तब। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो याद रखेंगे आपका कौन है सबसे, संविधान क्या है, सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना क्या है? भारत का संविधान है। ठीक है, ये सब इस बात को याद रखेगा, इस संविधान से बढ़कर कोई भी नहीं है, इसको याद रखेगा साथियों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संविधान है यह क्या है? तो सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का भी प्रावधान करता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे नेक्स्ट प्रश्नों की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है दिल्ली है, दिल्ली क्या है साथियों? तो याद रखेंगे दिल्ली जो है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबको पता होगा कि संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे की बात की जाए तो सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम जो है यह भारत का एक राज्य बना था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 35वें संशोधन कब हुए थे? तो 1974 में साथियों, और इसी के द्वारा सिक्किम में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो कह रहा बिहार को काटकर एक पृथक वन चालन राज्य बनाया गया था, बनाना संभव है कब? जब याद रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या वह राज्य विधानसभा में कानूनी पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके? साथियों इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अब हम लोग तथ्य पे बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, राज्य का निर्वाचन करने का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद को है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और बिहार को काटकर पृथक वनाचालन का राज्य जो बना वह संसद के प्रावधानों के द्वारा संभव हो सका है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपका इस ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा MN वेंकटैया थे साथियों। ठीक है, कौन थे? वेंकटचलैया थे, याद रखिएगा MN वेंकटचलैया थे साथियों, इस चीज़ को याद रखिएगा। थोड़ा सा नाम टफ है तो आप लोग देखिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। ठीक है, याद रखेंगे कि संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया था और आयोग के जो अध्यक्ष थे जस्टिस MN वेंकटचलैया थे और आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जो है यह 31 मार्च 2002 को पेश की थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेगा। कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी साथियों? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। चलिए तथ्य पर बात किया जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख किया गया है, इस बात को याद रखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है क्या? तो न्यायाधीशों की संख्या की बात की गई है। जब संविधान प्रारंभ हुआ उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य रूप से न्यायमूर्ति में के अतिरिक्त 7 थी, इस बात को याद रखेंगे। और यह याद रखिएगा कि संसद के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की जो संख्या थी 1956 में अधिनियम के तहत इस संख्या को 10 कर दिया गया और 1960 में बढ़ाकर यह क्या हो गया? 13 हो गया। 1977 में 17 हो गए और 86 में साथियों यह 25 हो गया और यह देखिए आपका 2008 में 30 हो गया, 2019 में यह 33 हो गया साथियों। तो याद रखिएगा इस प्रकार से समय समय पर न्यायमूर्ति की जो संख्या थी यह बढ़ते गए, जैसे जैसे केस बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ते गए, लोगों की अपील बढ़ती गए, वैसे वैसे उनके सहयोग हेतु क्या होते गए? तो न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ती गई। आगे बात की जा रही है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता
क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन नहीं है, तो याद रखिएगा इसका सही क्या हो जाएगा, क्या वह 24 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा या फिर 18 हो जाएगा। इसको आप सभी को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसको आप इसके लिए आपको कमेंट में बताना है, ये प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क के रूप में छोड़ रहे हैं। चलिए बात की जाए आगे, तो कह रहा है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति करते हैं साथियों। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और किस आधार पर, तो कोलेजियम पद्धति के आधार पर की जाती है, इस बात को भी याद रखिएगा। जो कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसी आधार पर बात को याद रखेंगे आप लोग। आगे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति जो है वह किसके पास है। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनकी संख्या में वृद्धि किसके पास है, यह शक्ति, तो याद रखेंगे संसद के पास है, ठीक है। इसके पास है तो संसद के पास है। किस आधार पर, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या में है उसकी वृद्धि करने की जो शक्ति है यह आपका संसद के पास है। और ये ध्यान तो यह भी बात आपको रखना होगा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वह भेद करने का भी अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति। कम करने की शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है, और बढ़ाने की जो शक्ति है यह संसद के पास है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस आप याद रखिएगा, आपको यहीं पे फंसाया जा सकता है एग्जाम में। साथियों आगे बात की जाए तो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका 65 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 65 वर्ष तक याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या होती है, सेवा देने की जो उम्र सीमा होती है, याद रखिएगा इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में अनुसार 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनका सेवा वितरित 65 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान देंगे आपका कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है। तो याद रखिएगा वह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद का त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया भी जा सकता है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन उल्लेखनीय यह भी है क्या, तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 को लेकर साथियों 137 तक क्या है, तो उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियां और प्रक्रिया, ये सभी क्या है, न्याय, ये सभी क्षेत्रों का उल्लेख है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक एक बार जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका उच्च न्यायालय का सारा क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय का। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि वह सर्वोच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, इस बात को याद रखेंगे। या फिर हो जाएगा आपका कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो आपका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। कौन कर सकते हैं, तो याद रखेंगे आपका न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ होता है कि सर्वोच्च न्यायालय की, साथियों याद रखेंगे आपका आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे राज्य और केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है कौन, तो सर्वोच्च न्यायालय, इस बात को याद रखेगा। यदि केंद्र या फिर किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकते हैं, यह भी शक्ति है। याद रखेंगे न्यायालय की यह अधिकारित न्यायिक पूर्वावलोकन में आता है, तो इस बात को याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा भारत में जो न्याय प्रणाली है किस पर आधारित है, तो आपका ऑप्शन ई क्या हो रहा है साथियों, सही, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम तथ्यों पे बात करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भारत में जो न्यायिक प्रणाली है यह संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपराओं पर आधारित है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राज्यपाल, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए तथ्यों पर अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। जिस प्रकार से देश का जो कार्यपालिका प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में क्या होते हैं, तो कार्यपालिका जो प्रमुख होते हैं यह राज्यपाल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। इसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। देखिए जब आप लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे उसी समय आप लोग राज्यपाल को भी पढ़ लीजिएगा, तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों को शक्तियां, दोनों की प्रावधान सब कुछ एक है, ठीक है। बस क्या है, तो इन दोनों का अनुच्छेद अलग है, इनका चयन प्रक्रिया अलग है, इनका चयन प्रक्रिया का अनुच्छेद अलग है, बाकी सब कुछ एक आपको मिलेगा।
किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है कब? याद रखेगा, किसी राज्य का राज्यपाल कब होंगे? जब राष्ट्रपति द्वारा, किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा उनका चयन होता है। ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। और उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन मिलता है। और राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, जिसे क्या कहते हैं तो एडवोकेट जनरल कहते हैं, या फिर राज्य सरकार का वकील कह सकते हैं, यह होते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के पदार्पणी पद धारण करते हैं और इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है कौन है? तो याद रखेंगे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आपका डी नंबर केवल क्या हो जाएगा? 4, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है वह कौन है? तो राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी आपका इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए किसके अध्यक्ष को निर्देश किया और ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है? तो याद रखेंगे उनके पद में जो है वह कौन सा अधिकार है? तो अनुच्छेद 175(2) के द्वारा उन्होंने यस अपने अधिकार का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तथ्य है, उसको समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या फिर कोई अन्य राज्य विधानमंडल के सदन या फिर सदनों को भेज सकते हैं जिस सदन को कोई संदेश उस प्रकार भेजा गया हो। याद रखिएगा कि वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय का सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। कह रहा है भारत में राज्य विधान पालकों स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो याद रखेंगे विधान पालिका परिषद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 168 के अनुसार, देखिए हम जितना भी आपको आर्टिकल बता रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य में विधान पालिका एवं सदनीय द्विसदनीय होगी और द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति विधान पालिका परिषद उच्च सदन का होगा, विधानसभा निम्न सदन का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कह रहा है राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में चुने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या थी? तो ऑप्शन डी उद्योगपति। ठीक है, इस बात को याद रखेगा। अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की जो संख्या है उसका उल्लेख किया गया है और इसमें 1/3 सदस्यों की जो है वो स्थानीय निकायों द्वारा क्या किया जाता है? सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों के लिए स्थानांतरण द्वारा चुने जाते हैं। इस बात को याद रखेगा। और न्यूनतम 3 वर्षों के अध्यापन कर क्या करते हैं? तो लोगों को चुने जाते हैं। यह भी बात आप लोग याद रखेगा। अतः कहा जा सकता है कि उद्योगपति श्रेणी के राज्य विधान परिषद के सदस्यों की सदस्य जो हैं यह नहीं चुने जाते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे। तो आगे कह रहा है आपका अंतिम प्रश्न है, यह कह रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किस किया जा सकता है? तो याद रखेगा किस आधार पर किया जा सकता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल की अनुशंसा पर। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद क्या है साथियों? तो 169(1). ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिएगा। इसके अनुसार होता क्या है? तो इसके अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या फिर विखंडन अधिकार संसद को है। किसको है? संसद को है। और संसद ऐसा तब करता है जब ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा की कुल सदस्यों की संख्या क्या होती है? बहुमत द्वारा या फिर उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/2/3 बहुमत द्वारा पारित हो। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, तब ऐसा संसद के द्वारा किया जा सकता है। आपका प्रश्न नंबर 151 है। ठीक है, 150 प्रश्नों तक कल के सेशन में हम लोग अध्ययन कर लिए थे साथियों। आज हम लोग 151 प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो याद रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बिहार। ठीक है, बिहार में विधान परिषद है, इस बात को याद रखेगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो जान लीजिए यहाँ पे आप तथ्य के अनुसार साथियों कि अनुच्छेद 168 के 1 क के अनुसार वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी में जो है साथियों यह विधान परिषदों की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। अतः भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात की जाए। आगे आपका प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 170 के अनुसार। ठीक है, चलिए बात की जाए, ध्यान दीजिएगा आगे तथ्यों पे।
तो अनुच्छेद 170 जो है वह विधानसभाओं की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल को का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी बातों का क्या करता है, जिक्र करता है, उल्लेख करता है। ठीक है, इस बात को व्यवस्था करता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष जो कि स्पीकर पद त्याग ना चाहते हैं तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए। किसे? तो याद रखिएगा, उन्हें किसे देना चाहिए? तो अपने उपाध्यक्ष को देना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार साथियों याद रखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कह रहा है किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना क्या है, गैर कानूनी है। यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा किस उच्च न्यायालय की बात है, तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने क्या कहा है? तो याद रखिएगा, उसने कहा है कि रहमानुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, यह केस था साथियों कब? तो 1994 में यह मामला था और इसमें निर्णय दिया गया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल रखने के उद्देश्य से 3 बार अगर तलाक कहकर तलाक दिया जाए तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में साथियों उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी। ठीक है, अर्थात गुवाहाटी भी हो जाएगा और मुंबई भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि तथ्यों पे, तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्या है, उच्च न्यायालय से एक अधिक राज्यों में के लिए है और इसकी क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश है। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नागर हवेली और दमन व दीव तथा गोवा है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, यह किस प्रकार से है? तो याद रखिएगा, यह जो है यह न्यायपूर्ण रक्षण क्या है, याचिका है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू पिटीशन है, इस बात को याद रखिएगा। अब जानते हैं इसके बारे में। तो साथियों बाबरी मस्जिद जो है यह राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वतःधारी मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया और इसमें 2 समुदाय के बीच बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर क्या है, जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए जा रहे हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा, अनुच्छेद 324 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात की जाए तथ्यों पे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए क्या कर सकते हैं? तो निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इनके निर्वाचन संख्या में संचालन का अधीनक्षण और निर्देशन नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा आप सभी। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद या फिर राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का पर क्या करता है, प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। अनुच्छेद 13 संविधान का अनुच्छेद 13 में प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती हो या फिर क्या करती हो, तो कम करती हो। ठीक हो, इस बात को याद रखा। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून का उल्लंघन ही मात्र शून्य होगी, मतलब वो कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचार और अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार करता है और अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा निर्वाचन क्या करता है, व्यस्त मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यह भी बात का आपको प्रमाण मिलता है यहाँ से। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आप सबको पता होगा राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, इसमें सही क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। शिक्षा का जो अधिकार है यह समवर्ती सूची में आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने हेतु विषयों का केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। इस बात को आप लोग याद रखेगा। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल की गई थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए क्या है, इसके समान महत्व देखे गए हैं। इसलिए साथियों संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा क्या है साथियों, तो 97 द्वारा समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया है। इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए थोड़ा सा डिटेल में, तो याद रखेंगे केंद्र एवं राज्य के मध्य कर राजस्व टैक्स रेवेन्यू के वितरण एवं सिफारिशों देने के लिए साथियों संविधान के अनुच्छेद 280 तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है किससे, तो याद रखेंगे राज्यों व केंद्र के बीच वित्त का संबंध रखता है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन बी का क्या है, सही है। आगे बात की जाए तो कह रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त के संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य क्या करता है, तो अनुदानों के बारे में विभाजन कर और सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, इसको कब बदल दिया गया था, तो योजना आयोग को नीति आयोग कब बना दिया गया था, तो याद रखिएगा आपका 2015 में। ठीक है, जनवरी 2015 में बनाया गया था साथियों, याद रखिएगा। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक क्या है, तो संविधान उत्तर संस्था है और इस संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। यह क्या है, तो इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्य के पंचवर्षीय वार्षिक योजनाओं के संबंध में सलाह देना था। और बाद में साथियों याद रखेंगे कि 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है साथियों प्रश्न आपका कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी कौन है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जान लीजिएगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर साथियों GMC बाल योगी थे। ठीक है, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे और यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो याद रखेंगे कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है, तो याद रखेगा यह आपका हो जाएगा चुनाव आयोग के पास है। ठीक है, यह चुनाव आयोग के पास है। इस बात को याद रखेगा। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया जाता है, वह चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है और इसके लिए वह कुछ मापदंड को घोषित करता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। कहता है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथियों कथन कौन सा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ इसका सही आंसर आपका डी हो रहा है कि 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 क्या था, तो राज्य स्तरीय दल थे। इस बात को याद रखेगा। तो कथन आपका जो 4 है डी, इसका सही आंसर हो रहा है। बात की जाए यहाँ पे कथन पे, तो ध्यान दीजिएगा तथ्यों के बात की जा रही है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दल में पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है साथियों। इस रजिस्ट्रेशन के तहत ही क्या होता है, जो राज्य में या फिर देश में जो चुनाव होते हैं, इन के अंतर्गत क्या होता है, तो प्रतिनिधि अपना नामांकन करते हैं, अपना नाम वापस लेते हैं। ये सभी बातें याद रखिएगा, इसी के तहत होता है। राजनीतिक दल का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत प्राप्त करता हो और किसी राज्य या फिर राज्य के लोकसभा में 40 सीट जीतता हो। इस बात को याद रखिएगा। साथियों यह भी याद रखिएगा कि लोकसभा में 3 विभिन्न राज्य के 2% सीट प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय दल क्या थे, 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। और अगर वर्तमान में बात की जाए तो 8 राष्ट्रीय दल है। एक कांग्रेस, दूसरा क्या है भारतीय जनता पार्टी, तीसरा है CPI, चौथा है CPIM, पांचवा है बहुजन समाज पार्टी, छठा है NCP और सातवां है
तृणमूल कांग्रेस, 8वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे पार्टियों का नाम, ठीक है। आपको कभी भी सम्मिलित करने के लिए दे सकते हैं, कभी भी आपसे आंकड़ा पूछ सकता है कि अपने राज्य में, अपने देश में कितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं, कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इस प्रकार से याद रखेगा। चलिए आगे बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 1987, ठीक है। चलिए जानते हैं तथ्यों के। तो याद रखेगा सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के हेतु गठित किया गया था और इसने 27 अक्टूबर साथियों याद रखेगा 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गौरतलब है कि वर्ष साथियों 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सकारिया की अध्यक्षता में 3 क्या की थी सदस्यों के आयोग को गठन किया था और इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिश प्रस्तुत किए थे। तो इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा पॉज करके क्लास को आप लोग पढ़ते जाइएगा, एक बार 2 बार चीज़ को देखिएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। ये सभी BPSC के द्वारा डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं, तो 100% आपके लिए उपयोगी है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत का जो चुनाव होता है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, तो इस बात को याद रखिएगा। पंचायत का संविधान के 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि का 5वां विषय है साथियों, और संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और इस प्रकार पंचायत राज्य का विषय है। इसके गठन व चुनाव कराने का भी अधिकार राज्य के पास ही होता है, ठीक है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है पंचायती राज विषय है किसका? तो याद रखेंगे जाहिर सी बात है कि पंचायती राज जो होगा वह राज्य सूची का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात की जाए तो आगे कह रहा है कि पंचायती राज्य संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची की किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका सही आंसर आपका अनुच्छेद 243 जी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखेगा पंचायती राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है और अनुच्छेद 243 जी जो कि अनुच्छेद 243 6 के अनुसार क्या है साथियों, तो पंचायतों को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने हेतु तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय ऐसी योजनाओं को क्या करे, उन्हें सौंपी जाए, जिनके लिए साथियों याद रखेगा जिनके तहत क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जिनके अंतर्गत वे योजना भी बनाते हैं जो कि 11वां अनुसूची में सूचीबद्ध है। और साथियों यह याद रखेगा कि इस विषयों के संबंध में कार्यान्वयन करने का उत्तरदायित्व जो है वह सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, जिसे पंचायतों से संबंधित 29 जो है कार्यों की सूची वर्णित की गई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, पंचायतों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ग्रामीण जो खेल है यह आपका 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। संविधान की 11वां अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है और जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं, जिसमें पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवास, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि ये सभी विषय जो हैं यह शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्वाचन पंचायती राज्य व्यवस्था के तहत हुआ था? तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत का इसका क्या हुआ था, निर्वाचन हुआ था, याद रखिएगा। चलिए बात की जाए तथ्यों पे, तो कह रहा पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243(9) के तहत पंचायत से क्या है, तो संविधान प्रावधानों का उल्लेख है। वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि इसमें गांव स्तर का पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत और समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, इन सभी बातों का उल्लेख था। इस सिफारिश को साथियों स्वीकार कर 2 अक्टूबर याद रखेगा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज्य संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, अतः अविष्ट उत्तर क्या था साथियों, तो उत्तर सी
आपका सही था। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायत की संगठित करने का निर्देश देता है? तो क्या अनुच्छेद 32 है, क्या फिर अनुच्छेद 40 है, या फिर हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 48 या फिर 51 है। साथियों अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत का संगठित करने का निर्देश देता है और यह राज्य के नीति निषेध तत्व में शामिल है, डीपीएसबी में शामिल है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात की जाए आगे, तो कहता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? यह बात आपके सामने इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर अनुच्छेद 40 हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर के स्लाइड में देख चुके हैं। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कहता है सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही प्रमुख जो विशेषताएं हैं वह आपका हो जाएगा क्या? तो याद रखिएगा इनमें से सही नहीं है, कह रहा है ऑप्शन डी इनमें से सही नहीं है। तो थोड़ा सा आप तथ्य पे अगर बात किया जाए, तथ्य को समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहता है पंचायती राज्य प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय क्या है शासन व्यवस्था कराता है, आप सबको पता होगा, जिसमें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर एवं जिला स्तर। और पंचायती राज्य का उद्देश्य है स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान कराना। ठीक है, जो कि इसमें आपका क्या था? तो नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, तो कह रहा है पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं कौन? तो याद रखिएगा आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का क्या करना? विकेंद्रीकरण करना। ध्यान दीजिएगा कि पंचायत का जो प्रावधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकता है और लागू करा सकता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? तो याद रखिएगा स्थानीय जनता की। किसकी? स्थानीय जनता की, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन ए। साथियों पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और याद रखिएगा कि बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो याद रखेंगे आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये सभी आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं तथ्यों पे, तो शायद आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। कह रहा है भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की जाती है और यह शक्तियों में केंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में क्या किया गया है? तो संगठित किया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया साथियों? तो यह प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अब बात की जाए तथ्यों पे, तो यहाँ ध्यान देंगे कि पंचायती राज की स्थापना प्रेरणा संविधान के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी थी और इससे आगे चलकर 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से स्वशासन की क्या की गई? इकाई के रूप में गठित करने की व्यवस्थित प्रयास भी की गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ ध्यान देंगे, कहता है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो याद रखेंगे इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपका बलवंत राय मेहता। अभी जस्ट आप लोग ऊपर के स्लाइड में देखे होंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए आगे, तो याद रखेगा पंचायती राज अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इसका उद्देश्य क्या था साथियों? तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता जी ने क्या किया था? तो मेहता ने पंचायतों को त्रिस्तरीय ढांचे का सिफारिश की थी और 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। याद रखेंगे 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की गई थी। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था और 1986 में LM सिंघवी समिति बनाई गई थी। ये सभी समितियां याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1988 में साथियों PK नंथुगन समिति का गठन किया गया था और साथियों अंतिम में LM सिंघवी समिति ने पंचायतों के संवैधानिकता पर क्या की थी? संवैधानिकता दर्जा देने हेतु सिफारिश की थी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका
कि भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, वह कौन थे? तो साथियों बलवंत राय मेहता थे, B.R. अम्बेडकर थे, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन थे? जस्टिस कृष्ण अय्यर थे, या फिर जगजीवन राम थे। तो याद रखिएगा साथियों, आपका ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता हो जाएंगे। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्टम नहीं है? तो याद रखेंगे साथियों, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास जो है वह नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का क्या है? तो वैशिष्ट या फिर विशेषता नहीं है। स्वतंत्रता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना ही क्या है? तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। चलिए याद रखेंगे आगे, तो याद रखेंगे इसको बात को कि भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और डैश में प्रारंभ की गई थी। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। समझिएगा बात को, शायद आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, कि सबको पता है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था। और याद रखेगा, इसी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में जिले में पंचायत का राज्य का उद्घाटन किया था। सबसे पहले अगर बात की जाए कि साथियों सबसे पहले पंचायती राज्य की व्यवस्था कहाँ की गई थी? तो वह राजस्थान के नागौर में की गई थी। तत्पश्चात कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद साथियों इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज्य प्रणाली लागू करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे आपका राजस्थान में सबसे पहले क्या किया गया? परिवर्तित किया गया या फिर प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सहकारिता आयोग ने। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप तथ्यों को देखिएगा तो साथियों देखिए, क्वेश्चन से ज़्यादा तथ्यों पे हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए ताकि आपका अगर दूसरा क्वेश्चन भी आता है इससे मिलता जुलता तो आप सही कर लेंगे। अशोक मेहता समिति गठन जो कि 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायत राज्य व्यवस्था में सुधार हेतु किया था। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की। और साथियों याद रखेंगे उन्होंने ही क्या किया? तो न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग करने की, ताकि इसका सहभागी और एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की थी। ठीक है, कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? याद रखिएगा आपका सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है यह नहीं आता है। बात करें अगर तथ्यों की तो ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जन उपयोगी सेवा ये सभी जो है यह क्या है? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव में नहीं आते हैं। अर्थात साथियों यह भी याद रखिएगा, सार्वजनिक अनुशासन का जो रख रखाव है यह कार्यपालिका के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। कहता है कि पंचायती राज्य प्रणाली किस सूची में आते हैं? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ना हुआ कोई भी नहीं आएगा साथियों, याद रखिएगा। अब बात की जाए तथ्यों पे तो आपका शायद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और पंचायत राज्य प्रणाली राज्य सूची का विषय है, यह राज्य सूची के विशिष्ट 5 विषय में से हैं, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है किस राज्य या राज्यों के ने पंचायती राज्य संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद इसको आप लोग सब लोग अच्छे से जान रहे होंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, पहले बिहार, फिर आपका उत्तराखंड, फिर आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले। चलिए बात की जाए यहाँ तथ्यों की, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले कौन है? तो बिहार है, जो महिलाओं को क्या किया? तो 50% आरक्षण की व्यवस्था की। फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश आता है। ठीक है साथियों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आपका आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये सभी जो है साथियों, ये सभी महिलाओं के 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित देते हैं, इस बात को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? साथियों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल के से हुई थी? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों, 64वां संविधान संशोधन बिल। ठीक है, अब जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा,
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वैधानिक शुरू मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल द्वारा पारित किया गया था। साथियों, इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने साथियों किया था 1989 में, लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न हो सका था। साथियों, यह भी याद रखिएगा कि 72वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 1951 में क्या होता है, 91 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात की जाए तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। साथियों, यह हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। अभी ऊपर के स्लाइड में आप लोग समझे होंगे 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुए, इस बात को याद रखिएगा। चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप साथियों कि संविधान का 73वां संशोधन जो था यह किससे संबंधित था, तो आप याद रखेंगे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी साथियों, पंचायती राज्य प्रणाली से संबंधित था, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो याद रखेंगे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायपूर्ण विवेचन। साथियों, जुडिशियल रिव्यू जो है यह आपका इसमें नहीं आते हैं, यहाँ पे आप लोग समझिएगा। न्यायपूर्ण विवेचन जो है यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आता है। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, कैसे याद रखिएगा साथियों, या तो लोकसभा द्वारा या फिर राज्यसभा के द्वारा यह लाया जा सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो या फिर वह लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। संविधान के संशोधन की शक्ति जो है वह किसके प्रक्रिया के आधार पर है, तो अनुच्छेद आपका 368 में वर्णित है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा 1951 में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन साथियों कब हुआ था, 1951 में लाया गया था। और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(1)(6), अनुच्छेद 19(2), 31, 85 और साथियों आपको इस प्रकार से चीज़ों को सबको याद रखिएगा। ये सभी जो थे यह संशोधन करके इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा गया है, तो यह आप सबको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा चीज़ को समझ लीजिएगा कि 1976 में साथियों याद रखिएगा, ठीक है साथियों। तो क्या हुआ था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। और 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामला में दिए गए निर्णयों का उन्नतन कठिनाई को दूर करना था, जिसे संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णित संविधान के आधारभूत ढांचों का संशोधन कर पर रोक लगाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर, ठीक है। काका साहेब कालेकर हो जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का जो अध्यक्ष थे उनका काका कालेकर थे। और साथियों इनका गठन जब कब किया गया था, तो 29 जनवरी 1953 को हुआ था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे आपको बता दिया गया है, काका कालेकर साहेब थे, इस बात को याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा साथियों। यह आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है। राज्य के राज्यपाल द्वारा हो जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए जानते हैं थोड़ा सा तथ्यों को। तो साथियों राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इन्हें हटाने का जो अधिकार है यह राष्ट्रपति को ही है, ठीक है। राष्ट्रपति इन्हें ही इसी आधार पर हटा सकते हैं जिस आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और यह भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के साथियों अनुच्छेद 15 साथियों भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 315 से 323 राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यता की नियुक्ति एवं बर्खास्त की इत्यादि का उल्लेख किया गया है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों आपका कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है। साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा M3, याद रखिएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में, तो थोड़ा सा आप लोगों को सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए साथियों निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र की अधीन करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम पर एक स्वतंत्र
स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसे कहा जाता है, इसको उपयोग निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी, सरल और सहज बनाने के लिए करते हैं। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेलर जिसे VVPAT कहते हैं। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन है साथियों, यह VVPAT का M3 संस्करण है। और याद रखिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा क्या किया जाता है साथियों, तो इसका प्रयोग किया जाता है। अतः विकल्प सी जो है वह सही है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वीरता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहला आता है। साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर एक से कोई नहीं हो जाएगा साथियों। ई आ रहा है तो थोड़ा सा ई जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, तथ्य आपको समझाते हैं। साथियों तथ्यों को समझिएगा। वीरता अनुक्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस के केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों में रैंक एवं अवार्ड से संबंधित है और इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, यूपीएससी मुख्य निर्वाचन आयोग CEC तथा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG को वीरता क्रम में सम्मान प्राप्त था। ठीक है साथियों, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें स्थान थे और बाहर 17वें क्रम में रखा गया था। अतः विकल्प जो ई है यह सही उत्तर है, एक से अधिक। चलिए बात की जाए आपका अंतिम प्रश्न है साथियों, यह राज्य व्यवस्था की पूर्वावलोकन में। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 से संबंधित है। साथियों यह जो है आपका अनुच्छेद यह मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत क्या है, तो वाद और कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्धन आरोपित करने का संसद में शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत में महावादी का उल्लेख किया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आपका होता है आज यह समाप्त। ठीक है, हम लोग साथियों सामान्य भूगोल कर चुके हैं। अब आपका बिहार स्पेशल और आपका अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन बच गया है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे साथियों। तो ये था आपका पूरा राज्य व्यवस्था जो कि पूर्वावलोकन का आपका होता है आज समाप्त। ठीक है, कैसा लगा सेशन आप लोग जरूर बताइएगा साथियों। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और लोगों तक अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा। जल्द ही साथियों आपके लिए एक नए कुछ और भी आपके लिए बेहतर विकल्प के साथ हम जल्द ही आपका वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।